अब तक हमने कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, इन सब के पीवाईक्यू कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इंटरनेट के पीवाईक्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि www का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ पूछ रहा है ना, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है W यानी कि वर्ल्ड, W यानी कि वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल उठता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट में जितने भी इंफॉर्मेशन है और जो वेब पेज है उन सब का एक नेटवर्क है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। हुआ क्लियर? ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन करता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था, आविष्कार किसने किया था, वो किया था टिम बर्नर्स-ली में, बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो ये किया था 1989 को किया था। ठीक है, तो आपको ये डेट याद होना चाहिए कि कब किया गया था और किसने किया था इसका आविष्कार, टिम बर्नर्स-ली, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, तो जितनी भी सूचनाएं होती है इंटरनेट में, इंफॉर्मेशन होती है या वेब पेज होता है, उसका एक विशाल नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड वेब। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। www का पूर्ण रूप क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं www का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया है, इसका आविष्कार किया गया है टिम बर्नर्स-ली ने किया है। कब किया है, तो वो किया है 1989 को किया है। www का आविष्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका आविष्कार का हुआ था, वो हुआ था 1989 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था, तो ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो ये आविष्कार किया था किसने, टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है, तो जो इंटरनेट का क्षेत्र होता है उसमें WC का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होता है, कंसोर्टियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1994 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक ऐसा संगठन है जो वेब पेज के मानक और उसके जो प्रोटोकॉल को ये विकसित करता है, डेवलप करता है। जो वेब पेज होते हैं या फिर उनका जो प्रोटोकॉल होता है, उनके जो मानक होते हैं, उसको ये डेवलप करता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, जैसे कि HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग वेब पेज को बेहतर बनाने और सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हुआ क्लियर? तो आपको इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद होना चाहिए, किसने किया था इसकी स्थापना ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था आविष्कार, www का, वर्ल्ड वाइड वेब का। कब किया था, तो वो किया था 1989 को किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो प्रथम वेब ब्राउज़र था कौन सा, वो था मोज़ाइक। क्या था, मोज़ाइक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मोज़ाइक। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रथम वेब ब्राउज़र है ये एक्चुअली मोज़ाइक को माना जाता है, जिसे 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित किया था। कब किया गया था इसका विकसित, ये किया गया था 1993 को किया गया था। किसने किया था, तो ये किया था NCSA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा इसका विकास हुआ था। हुआ क्लियर? और इसे जो है एक हुए हैं साइंटिस्ट मार्क एंडरसन और उनकी टीम द्वारा बनाया गया था। इसकी विशेषता ये है कि ये ऐसा पहला ब्राउज़र था जो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जिसे हम GUI कहते हैं, को लोकप्रिय बनाया था, जिसमें टेक्स्ट के साथ जो इमेज होती है उसको भी दर्शाया गया था।
ठीक है। और इसी कारण से जो वर्ल्ड वाइड वेब में जो हम यूज़र करता है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ये आसान कर दिया। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, मोजाइक जो है दुनिया का पहला ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ध्यान रखना, गूगल ड्राइव जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। जो भी आप काम करते हो, ठीक है, इंटरनेट में जो भी आप फोटो अपलोड करते हो, जो भी काम कर रहे हो, ये एक्चुअली एक क्लाउड सिस्टम है, वहाँ पर ये सेव हो रहा है। और जब भी आपको यहाँ चाहिए तो आप क्लाउड से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और उसे अपने यूज़ में ले सकते हो। तो ये होता है गूगल ड्राइव। ये आपके हर किसी के फ़ोन में होता है। देखना कि भी फ़ोन हो जाता है फॉर्मेट, तो आप गूगल ड्राइव से अपनी इमेज, अपने वीडियो, अपने डॉक्यूमेंट को वापस ले सकते हैं। ये होता है गूगल ड्राइव। तो ये एक तरह का वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स ये भी है, ठीक है, विवेल्डी ये भी है, ओपेरा मिनी ये भी है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, गूगल ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से सर्च इंजन नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हो लाइकॉस ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, अल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन है, याहू ये भी एक सर्च इंजन है। हुआ क्लियर? जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये एक तरह का वेब ब्राउज़र है, ये सर्च इंजन नहीं है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अगर आप जानते हो तो वेब ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम, ठीक है, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र। लेकिन जो सर्च इंजन है ये अलग होते हैं। सर्च इंजन वे कहलाते हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर जो डेटा या इंफॉर्मेशन, जो अन्य प्रकार की सूचना होती है, उसे खोज कर निकालते हैं, ये कहलाते हैं सर्च इंजन। हुआ क्लियर? जैसे कि अल्टा विस्टा ये सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, लाइकॉस सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल, बिन, याहू, डगडगो सर्च इंजन है, ठीक है, बायडू सर्च इंजन है, और नेवर, और एक रखना कि AOL, ठीक है, ये कभी नाम आएगा तो ये भी क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। और एक है एस्कोसिया, ठीक है, ये सभी जो है सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? क्या बोला यहाँ पर? वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ढूंढना है कि आपको कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो वो है याहू। हमने बस जस्ट पढ़ा है कि वो याहू जो है क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउज़र नहीं। बाकी आप क्रोम चले जाओ, इंटरनेट एक्सप्लोर और मोजिला फायरफॉक्स ये सभी जो है वेब ब्राउज़र है। कुरेटली क्या है? तो ये आपका मध्य प्रदेश प्री 2024 को आ चुका है। कुरेटली क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशन का सही क्रम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। अब ये क्या है? ठीक है, तो जो क्रॉलिंग है ये करता क्या है? क्रॉलिंग जो है एक तरह का सर्च इंजन की बाइट से वेब पेज को विजिट करके डेटा को इकट्ठा करता है। जो क्रॉलिंग है ये सर्च इंजन की जो बाइट्स होती है उसकी जो वेब पेज होते हैं वहाँ पर ढूंढता है और जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग यानी कि हमारा जो इंडेक्स होता है बुक में, ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि ये बुक में पहले तो इंडेक्स में क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग जाते हो कि आपको पेज नंबर 301 में ये दिया है, पढ़ लेते हो। ठीक है, तो इंडेक्स क्या करता है? वैसी इंडेक्सिंग है, डेटा जो इकट्ठा होता है उसको ये करता है प्रोसेस और उसको एक सुव्यवस्थित डेटाबेस में स्टोर करता है ताकि खोजने में आसानी हो। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग ये आपका सही सीक्वेंस हो जाता है। वाह क्लियर? ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश के डोमेन नेम में सफिक्स नहीं होता? तो वो कौन सा देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में डोमेन नाम के जो सामान्य कोई कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन सफिक्स नहीं होते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक होता है आपका
कंट्री कोड, कंट्री, C फॉर कंट्री, C फॉर कोड, ठीक है, T फॉर टॉप, L फॉर लेवल और D फॉर डोमेन। ये आपको याद होना चाहिए। कभी क्वेश्चन कर लिया है कि CTLD का मतलब क्या होता है? कंट्री कोड, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन सफिक्स इसका एक नाम होता है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं होता है, क्योंकि जो यूएसए है वो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .org, .net आदि का उपयोग करता है। अब ये G फॉर क्या हो गया? G फॉर हो गया जेनेरिक, T फॉर हो गया टॉप और L फॉर हो गया लेवल और D फॉर हो गया डोमेन। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन और ये है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये दोनों आपके फुल फॉर्म होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप कर सकता है इसलिए। जैसे कि भारत का होता है .in होता है, ठीक है, जापान का होता है .jp होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है .au होता है, ठीक है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का डोमेन नेम सफिक्स नहीं होता। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक इंटरनेट का पता होता है एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है। तो ये होता है आईपी एड्रेस, ठीक है, जहां पर आई मतलब होता है इंटरनेट, पी मतलब होता है प्रोटोकॉल और ए मतलब होता है एड्रेस। ये होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है आपका जो इंटरनेट होता है ये, ठीक है, इससे जो भी डिवाइस जुड़ी होती है उसका ये पता होता है आईपी एड्रेस। हुआ क्लियर? और जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आईपी एड्रेस वर्जन 4 और एक होता है आईपी एड्रेस वर्जन 6, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 होता है ये 32 बिट एड्रेस का होता है। कितना? 32 बिट। और जो आईपी एड्रेस वर्जन 6 होता है ये 128 वर्जन का बिट का एड्रेस होता है। हुआ क्लियर? तो आपको यहाँ से ये दोनों संख्या याद होना चाहिए कि आईपी एड्रेस जो है 32 बिट का होता है, आईपी एड्रेस वर्जन 6 जो होता है ये 128 बिट का होता है। हुआ क्लियर? अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो ध्यान रखना, आपका जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे कि आपके घर में होती है फोन बुक, ठीक है, कि किस नाम का व्यक्ति का नंबर क्या है, ठीक है, जैसे ही आप नंबर डाल करते हो उसके घर के पता, उसकी जानकारी सभी आपको मालूम हो जाती है। उसी प्रकार से जो आईपी एड्रेस होता है इसकी संख्या बहुत ही लंबी होती है। संख्या बहुत लंबी होने के कारण आप उसे याद करना आपके लिए आसान नहीं होता। इसके लिए आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए ही हम याद करते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जो है ये आईपी एड्रेस में परिवर्तन करने की सेवा है। आपने नाम डाला मीमांसा एकेडमी, ठीक है, तो मीमांसा एकेडमी से जो डिवाइस ऐड हुई होगी उसका एक आईपी एड्रेस होगा, तो वो मीमांसा एकेडमी का जो डोमेन नेम सिस्टम है वो आईपी एड्रेस में बदल देगा और वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये करता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। हुआ क्लियर? जो आईपी एड्रेस तक आपको पहुंचाने का कार्य करता है वो कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। हुआ क्लियर? एक होता है यहाँ पर पीपीपी दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल को सीरियल लिंक पर इंटरनेट कनेक्शन ये प्रदान करता है। तो ये होता है पीपीटी। हुआ क्लियर? अब बात कर लेते हैं किसकी? यूआरएल की। तो जो यूआरएल है ये किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है, उसे कहते हैं URL, जिसका फुल फॉर्म होता है U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी आईपी एड्रेस की। तो आपको यहाँ से आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होना चाहिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ठीक है। जो आईपी एड्रेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, आईपी एड्रेस वर्जन 4, आईपी एड्रेस वर्जन 6, ठीक है। आईपी एड्रेस वर्जन जो 4 होता है ये 32 बिट का होता है, आईपी एड्रेस जो वर्जन 6 होता है ये 128 बिट का होता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस होता क्या है? तो आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट में जितनी भी डिवाइस ऐड हुई है हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है ये काफ़ी लंबी संख्या होती है, ठीक है। इस संख्या को याद करना आसान नहीं होता, इसीलिए
डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम जो है एक तरह की फ़ोन बुक है जो आईपी एड्रेस में बदल जाती है। जो भी आप डोमेन नेम डालोगे, डोमेन नेम जो है उस आईपी एड्रेस तक आपको पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है इन्फॉर्मेशन को। वह क्लियर? तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब बात की जाए पीपीटी की, तो पीपीटी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल को सीरियल लिंक पर इंटरनेट कनेक्शन कराता है। कौन? पीपीटी। अब जो यूआरएल है हमें पढ़ चुके हैं। तो ये पूरी कहानी थी आईपी एड्रेस की। ये सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना डीप बताया आपको। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन सा? आईपी एड्रेस वर्जन 4, आईपी एड्रेस वर्जन 6। ये जो है 32 बिट का होता है, ये जो है 128 बिट का होता है। हुआ क्लियर? ठीक है। आईपी एड्रेस वर्जन 4, आईपी एड्रेस वर्जन 6 का एड्रेस स्पेस निम्न में से कौन सा होता है? तो आईपी एड्रेस वर्जन 4 होता है 23 बिट का, आईपी एड्रेस वर्जन 6 होता है 120 बिट का, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईपी एड्रेस 6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, तो वो है 128 बिट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है? क्या बोला इसने? नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी एक वैध आईपी एड्रेस जो है 4 ऑक्टेन होते हैं जो डॉट यानी कि बिंदुओं द्वारा अलग होते हैं, और प्रत्येक ऑक्टेन का नंबर 0 से शुरू होकर 255 के बीच ही होना चाहिए, और प्रत्येक ऑक्टेन 8 बिट बाइनरी संख्या यानी कि 0 से 255 को दर्शाता है। अब आपको चेक करना है कि आईपी एड्रेस वही होगा जो 0 से 255 के बीच की संख्या आपको दिखाता है। इसके ऊपर जो भी रहा वो आईपी एड्रेस नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। 164, 100, 60, 132 इसके अंदर, यानी ये आईपी एड्रेस है। 198, 35, 26, 96 ये भी जो है 255 के अंदर है, ये भी आईपी एड्रेस है। 166, 233, 96, देखो ये 257 जो है 255 के बाहर, यानी कि ये आईपी एड्रेस नहीं है। क्या बोला उसने? नहीं, यानी कि 0 से 255 जो संख्या है अगर उसके बीच में ऑक्टेन नंबर दिया गया है तो वो आपका आईपी एड्रेस होगा। अगर उसके ऊपर दिया है तो वो आपका आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो यहाँ बोला कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ये संख्या याद होना चाहिए, जो ऑक्टेन नंबर है आईपी एड्रेस 0 से 255, इतना याद हो बस, ठीक है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है 2021 के प्री में आ चुका है, ठीक है। बता चुका था कि यहाँ बोला है उसने नाम और पता। जिस प्रकार से आपके घर में होती है फ़ोन बुक डायरी जहाँ पे आपका नाम, नंबर और पता होता है, उसी प्रकार से बताया था मैंने कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो डोमेन नेम सिस्टम क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो आईपी एड्रेस होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, संख्या में होते हैं, तो इसे मनुष्य द्वारा याद करना समझना आसान नहीं होता है। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम बना दिया गया है ताकि डोमेन नेम सिस्टम जो है ये कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले आईपी एड्रेस में उस इंफॉर्मेशन को बदल सके और आपको जानकारी चाहिए वहाँ तक आपको पहुँचा सके। ये होता है डोमेन नेम सिस्टम का काम। हुआ क्लियर? तो ये होता है आपका डोमेन सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। एक तरह सिंपल सी भाषा में जान लो कि जो डोमेन नेम सिस्टम है एक तरह का आपका इंटरनेट का फ़ोन बुक है, बस, ठीक है, ध्यान रखना। सूची 1, सूची 2 दिया गया है, ठीक है। सूची 1 में दिया गया है आपका कृषि। क्या दिया है? कृषि यानी कि ये जो है डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये होता है इसका HTTP। तो क्या होगा? डिपार्टमेंटल एग्रीकल्चर
रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। रिटेल क्या होगा? रिटेल यानी कि रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, RASCI। ठीक है। ऑप्शन सी बोलता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक जो है ये होता है लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसलिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? ISC, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बचा आपको डी, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 का। ठीक है। अप्रैल है ये, एक्चुअली अप्रैल मेड UPS एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो ये सभी आपके क्या हैं? उसके ये HTTP थे, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दिया गया है। तो ये आपको याद हो, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे भी आप सिंपल सा आप अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और काउंसलिंग, 2-3 भी आपको याद रहे तो आप उसमें आंसर क्लिक कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर आप मिलान कर लेना। WiMAX तकनीक IEEE मानक पर आधारित है। तो ध्यान रखना, जो WiMAX तकनीक है, पहले जान लीजिए कि WiMAX क्या है। तो W यानी होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। I मतलब होता है इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक वायरलेस संचार तकनीक है जो उच्च गति के इंटरनेट और डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाती है। हुआ क्लियर? ये हो गया आपका WiMAX। ठीक है। और ये जो है IEEE यानी कि 802.16 मानक पर आधारित है। 802.16 WiMAX इस IEEE मानक पर आधारित है, जो विशेष रूप से वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मेन के लिए विकसित की गई है। हुआ क्लियर? IEEE 802.16 एक मानक है जो ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस यानी कि BWA सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लंबी दूरी तक उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। जैसे कि आप देखना कि ब्रॉडबैंड लगाते हो आप, ठीक है। ब्रॉडबैंड लगाते क्यों हो? वो लगाते हो अच्छी स्पीड के लिए। तो ब्रॉडबैंड जो काम करता है वो करता है WiMAX IEEE 802.16 पर। ठीक है। इसलिए क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंटरनेट की स्पीड है, वो आपको उच्च गति तक मिल सके। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा B 802.16। हुआ क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान का उपयोग मानकीकृत वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझ जाइए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेब पे डिज़ाइन किससे होता है? जिसके माध्यम से वेब की जो सामग्री है, जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सकता है। यानी कि डिज़ाइन किससे होता है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो डिज़ाइन होता है HTML से। क्या है उसका आंसर? वो होता है HTML। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन A। अब सवाल उठता है कि जो HTML क्या होता है? जो HTML है इसका फुल फॉर्म होता है, जो H मीन्स होता है हाइपर, T मीन्स होता है टेक्स्ट, M मीन्स होता है मार्कअप और L मीन्स होता है लैंग्वेज। और यही जो HTML लैंग्वेज है, ये भाषा है जो वेब ब्राउज़र को बताती है कि किसी भी वेब पेज की जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। और इसी लैंग्वेज यानी कि HTML के द्वारा ही वेब पेज में टेक्स्ट, इमेज, लिंक, टेबल, फॉर्म आदि को ऐड करते हैं, जिससे वेब पेज के जो डेटा को किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस पर आप आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन करता है कि वेब पेज को डिज़ाइन किससे करते हैं? तो वो करते हैं HTML से। दूसरा क्वेश्चन करता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना।
निम्नलिखित में से कौन HTML पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो जस्ट इसके पहले हमने इसको पढ़ चुके हैं, वो है वेब ब्राउज़र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कास्केडिंग स्टाइल शीट SCC का HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है एक स्टाइलिश भाषा है जिसका उपयोग जो है HTML पेज को लेआउट और डिज़ाइन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह वेब पेज में रंग, फॉन्ट, लेआउट, एनिमेशन आदि को कंट्रोल करने के में क्या करता है? सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब सर्वर पर वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल है? तो ये ध्यान रखना कि जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का मूल प्रोटोकॉल है वो है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर बी। H मीन्स होता है हाइपर, T मीन्स होता है टेक्स्ट, और T मीन्स होता है ट्रांसफर, और P मीन्स होता है प्रोटोकॉल। यही प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में संचार करने में क्या करता है? सहायता करता है। हुआ क्लियर? इसका आपको होना चाहिए फुल फॉर्म याद, ठीक है। H मीन्स होता है हाइपर, T मीन्स टेक्स्ट, और दूसरा T जो है उसका मतलब होता है ट्रांसफर, और P मीन्स होता है प्रोटोकॉल। हुआ क्लियर? दो मेल सर्वरों के मध्य इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका यूज दो मेल सर्वरों के बीच में मैसेज भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक इंटरनेट पर ईमेल संचार के लिए मुख्य प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका भी आपको फुल फॉर्म होना चाहिए। S मीन्स होता है सिंपल, M मीन्स मेल, T मीन्स ट्रांसफर, P मीन्स प्रोटोकॉल। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके मध्य प्रदेश PSC 2021 के प्री में कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत छोटा अंतर है फिशिंग और स्पूफिंग में। फिशिंग और स्पूफिंग, इसमें क्या अंतर है जान लीजिए। जो फिशिंग होती है ये जानकारी और पहचान को चुराता है। हुआ क्लियर? और जो स्पूफिंग है ये एक्चुअली विश्वास पैदा करता है कि जो व्यक्ति सामने है, चोर है, वो एक्चुअली चोर ना होकर वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है। हुआ क्लियर? दूसरा, जो फिशिंग होता है ये भ्रामक ईमेल और जो मैसेज ये भेजता है, और जो स्पूफिंग है ये नकली ईमेल पते और डोमेन का और IP का यूज करता है। जो स्पूफिंग है ये इसका मुख्य उद्देश्य है अक्सर एक्सेस प्राप्त करना और मेलवेयर डालना या फिशिंग हमले के लिए एक आधार तैयार करना। जो फिशिंग हमला होगा उसके लिए जो आधार है वो तैयार करता है क्या? स्पूफिंग तैयार करता है। स्पूफिंग जो भरोसा दिलाता है कि जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वो एक्चुअली भ्रम ना होकर वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है। इस प्रकार से स्पूफिंग और फिशिंग इस दोनों का यूज करके आपका डेटा, आपका पासवर्ड, आपका ईमेल, ये सब जो हैकर होते हैं वो चुरा लेते हैं। तो ये अंतर होता है स्पूफिंग और फिशिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता? यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता, तो वो नहीं करता ऑप्शन डी, रिलायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो डेटा को तेजी से सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है? कौन सा डेटा कब जाएगा इसका सीक्वेंस नहीं होता, यानी कि डेटा में जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा रिलायबिलिटी।
हुआ क्लियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, तो ये होता है ऑप्शन 25, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। जैसे कि HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80, जो HTTPS का पोर्ट नंबर होता है वो होता है 443, जो FTP है उसका पोर्ट नंबर होता है 20, जो SMTP इसका पोर्ट नंबर होता है 25, और जो DNS का पोर्ट नंबर होता है वो होता है 53। ठीक है, तो कम से कम आपको इतने पोर्ट नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसने क्वेश्चन कर चुका है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMT पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, तो वो है 25। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे HTTP किस में होता है, ठीक है, FTP किस में होता है, तो इस प्रकार से आपको इतने पोर्ट नंबर कम से कम याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? आप क्या करना कि जो मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्या होगा कि जैसे एग्जाम पास में आएगी तो मैं इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं जो आपके लिंक से हटकर हैं और जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो जैसे SMTP आ गया, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है आपसे ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं इस प्रकार के संभावित जो फैक्ट होंगे वहां पे मैं डालते रहूंगा, उससे आप एक बार वॉच लेना बस। ठीक है, अगर वो आ गया तो आप उससे अनभिज्ञ नहीं रहोगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। IMPS विभिन्न ई-कॉमर्स लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पद्धति है। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? ये ना फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जब मनी ट्रांसफर करते हो तो आपने कुछ शॉर्ट फॉर्म सुना होगा, जैसे सुना होगा आपने NEFT, ठीक है, एक सुना होगा RTGS, एक सुना होगा IMPS, ठीक है, एक सुना होगा UPI। ये आप सभी सुने हो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि N मीन्स होता है नेशनल, E मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, F मीन्स होता है फंड और T मीन्स होता है ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और जो UPI है इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके मनी ट्रांसफर के लिए की गई उस तकनीक का शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि उसने आपको ये पूछ चुका है, ठीक है, अब ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, तो आपको तीनों चीज याद होना चाहिए। ठीक है, हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो IMPS है इसका जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट किसने किया है, तो वो किया है NPCI ने इसका विकास किया है। अब बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, कि हमने पार्ट 1 हुआ था, हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ई बैंकिंग में RTGS क्या होता है? तो ई बैंकिंग में जो RTGS होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। परिवर्णी शब्द RTGS का नाम क्या होता है? तो वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया था, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या? ISCII। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है I मीन्स होता है आपका इंडिया, S मीन्स होता है स्क्रिप्ट, C मीन्स होता है कोड और फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग। ये होता है इसका फुल फॉर्म, जो भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में एक सामान्य मानक विकसित किया गया है। वह क्लियर? जो ASCII है ये अंग्रेजी वर्णों यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट जो होते हैं उसके मानक कोड हैं। जो ऑप्शन सी दिया गया है ये सभी विश्व की वर्ल्ड की भाषाओं के लिए एक आधुनिक मानक है।
ऑप्शन बी दिया गया है, इसमें जो भारतीय भाषा जैसे कि देवनागरी, तमिल, तेलुगु आदि के लिए विशेष कोड दिया गया है। इसका विकास कब हुआ है? ये 1980 में हुआ, ये भी ध्यान रखना। URL से क्या तात्पर्य है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो URL है, यह जो है इंटरनेट पर किसी भी विशेष पेज, फाइल या अन्य जो डेटा होते हैं, जैसे कि चित्र हो गया, वीडियो हो गया या कोई विशिष्ट जानकारी हो गई, इसको बताने वाला एक वेब पेज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉग सेवाएं प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ठीक है, लाइव जर्नल और विंडोज लाइव स्पेस। तो ये सभी जो हैं ब्लॉग सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। HTTPS आधारित वेबसाइट में आवश्यकता होती है। तो जो HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जो वेबसाइट और यूजर के बीच में डेटा को इनक्रिप्ट करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो सुरक्षा प्रदान करता है, ये एक्चुअली करता है किससे है? वो करता है SSL से या DTS से। और ये जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ये एक्चुअली SSL डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा करता है। अब जो SSL डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? तो ध्यान रखना, ये एक वेबसाइट और ब्राउज़र, दो सर्वरों के बीच में, वेबसाइट और ब्राउज़र दो सर्वर के बीच में भेजे गए डेटा को इनक्रिप्ट करके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए एक मानक तकनीक है। यह हैकर्स को व्यक्तिगत या वित्तीय डेटा सहित किसी भी हस्तांतरित जानकारी को देखने या चोरी करने से रोकता है। हुआ क्लियर? तो ये होता है इसका आंसर। HTTP आधारित वेबसाइट की आवश्यकता होती किसे? इसे होती है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। डेटा सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें डेटा को करने की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, एन्क्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक विशेष कोड में बदला जा सकता है, ताकि केवल जो व्यक्ति है, जो सिस्टम है, उसे ही डिक्रिप्ट कर सके और पढ़ सके। यह डेटा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पासवर्ड सुरक्षा और गोपनीय संचार किया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए। इनक्रिप्ट कर दोगे आप तो उसे आप ही खोल पाओगे, कोई और खोल नहीं पाएगा। वह क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीय सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करती है? तो वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, डेटा इनक्रिप्शन। हुआ क्लियर? एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटर पर लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइजेशन डिजिटल बही खाता तकनीक है। यह जो है कंप्यूटर पर सुरक्षित रूप से लेन देन को रिकॉर्ड रखती है, मुख्य रूप से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंटरनेट के ओपन सिस्टम कनेक्शन OSI मॉडल में डेटा अनुवाद इंक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो वो लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, जो OSI यानी कि ओपन सिस्टम कनेक्शन मॉडल में प्रेजेंटेशन, डेटा अनुवाद, डेटा का इंक्रिप्शन, डेटा का डिस्क्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ लेयर का मुख्य काम क्या होता है? डेटा को एक ऐसे प्रारूप में एग्जीक्यूट करना जो एप्लीकेशन लेयर के लिए समझने योग्य है। हुआ क्लियर? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त होता है, हमने इसके बारे में पढ़ चुका है, वो है ऑप्शन सी, सिक्योर
सेकेट्स लेयर, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। SSL मीन्स सिक्योर सेकेट्स लेयर। एक वेबसाइट और ब्राउज़र या दो सर्वर के बीच में भेजे गए डेटा को एन्क्रिप्ट करने, इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए मानक टेक्नोलॉजी है। यह हैकर्स को व्यक्तिगत या वित्तीय डेटा सहित किसी भी हस्तांतरित जानकारी को देखने या चोरी करने से रोकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेजों को बनाती है और संभालती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो CGI है इसका फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमन, G फॉर गेटवे और I फॉर इंटरफेस। ये एक ऐसी तकनीक है जो वेब सर्वर में, कहाँ पर, ये हो गया आपका वेब सर्वर, ठीक है, और ये हो गया आपका एप्लीकेशन के बीच में जो संचार होगा वो कौन करता है, वो CGI के माध्यम से संचार होता है। हुआ क्लियर? जिससे डायनामिक वेब पेज बनाए जाते हैं। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डायनामिक। हुआ क्लियर? LTE में खालिस्तान पिक डाउनलोडिंग डेटा रेट मिलता है, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम इंटरनेट से कोई डेटा को डाउनलोड करते हैं तो LTE में उसकी स्पीड क्या होती है, यानी कितने MBPS स्पीड से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि जो LTE है इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसकी जो स्पीड होती है डेटा डाउनलोड करने की जो रेट होता है ये अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर मानक LTE के लिए 5 से लेकर 100 MBPS तक होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 MBPS, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जो सामान्य स्थितियां होती है उसमें इसकी जो स्पीड होती है वो 300 MBPS तक पहुंच सकती है। अगर हम एडवांस की बात करें तो 1 GB तक पहुंच जाती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मानक की। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 MBPS। हुआ क्लियर? डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्लॉकचेन। ये ध्यान रखना कि ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड और अपरिवर्तनीय यानी कि इम्यूटेबल डिजिटल खाता है जो डेटा को ब्लॉक में रिकॉर्ड करता है और इन ब्लॉक को क्रिप्टोग्राफी द्वारा एक सुरक्षित श्रृंखला यानी कि चेन में ऐड किया जाता है, जिससे लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा होती है। क्योंकि डेटा जो होता है कई कंप्यूटर में संग्रहित होता है, इसीलिए इसे बदला नहीं जा सकता, जो इसे क्रिप्टो करेंसी और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में के लिए आदर्श माना जाता है। इसलिए जो डिजिटल मुद्रा होती है उसके लिए आदर्श होता है क्या, ब्लॉकचेन तकनीक। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ब्लॉकचेन तकनीक। और कभी आपसे पूछ ले क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले किसने बनाया था, तो सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी थी उसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन, ठीक है। और इसे जो है 2009 में बनाया गया था। किसने बनाया था, वो बनाया था सातोशी नाकामोटो ने। सातोशी नाकामोटो ने बनाया था, ठीक है। तो आपको ये नाम ये याद होना चाहिए। और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मतलब यानी कि छिपी हुई मुद्रा होता है इसका आंसर, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है छिपी हुई मुद्रा। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, करेंसी मतलब होता है मुद्रा। तो छिपी हुई मुद्रा होती है, तो छिपी हुई मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी है, लेकिन उसमें से जो बिटकॉइन है ये पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसका निर्माण 2009 में किसने किया था, सातोशी नाकामोटो ने किया था। ये भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन पूछ चुका है तो अब ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। हुआ क्लियर? जब भी ध्यान रखना नेक्स्ट लेवल ही पूछता है जो पूछ चुका है उसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन प्रकार नहीं है, यानी यहां बोल रहा है कि कौन सा इंटरनेट का प्रकार नहीं है कनेक्शन का। तो ध्यान रखना जो रेडियो है ये इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। रेडियो जो है इंटरनेट कनेक्शन का प्रत्यक्ष प्रकार नहीं है, बल्कि यह संचार का एक माध्यम है।
जिसका उपयोग वाईफाई या अन्य वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जापान में जब 2009 या 8 में आपने ध्यान रखा जो सुनामी आई थी, तो सुनामी में सभी जो मोबाइल टावर थे ये कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से, रेडियो से, सिग्नल के माध्यम से वहाँ की जानकारी ली जा रही थी। तो जो रेडियो होता है एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से नहीं चलते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी डायल ऐप सर्विस की, तो ये टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। वाईफाई की बात करें तो ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड क्या है? तो ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जिसमें DSL केबल फाइबर द्वारा जो नेट है, जो डेटा है, वो हमको ट्रांसफर होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, रेडियो। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो ये प्रयोग करता है DSL, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जस्ट के पहले पढ़ चुके हैं हमने। DLS का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है जिससे व्यापक उपलब्धता संभव होती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अभी तक नई इंटरनेट तकनीक उपलब्ध नहीं है वहां पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, DLS। हुआ क्लियर? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा यानी कि USSD पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो उसकी आवश्यकता होती है ऑप्शन ए की इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फोन। अब ये ध्यान रखना कि USSD जो सर्विस है ये एक शॉर्ट कोड आधारित सेवा है। शॉर्ट कोड आधारित सेवा है जो मोबाइल बैंकिंग, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर जैसे सर्विस के लिए इंटरनेट के बिना काम करती है। यह सभी प्रकार के जो मोबाइल फोन होते हैं, बेसिक फोन भी होते हैं, उसमें भी ये उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ध्यान रखना कि जो स्टार डबल लाइन हैशटैग USSD कोड का उपयोग करके बैंकिंग सेवा आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, बेसिक फोन में भी कार्य करता है और ग्रामीण या कम डिजिटल साक्षरता वाले जो उपयोग करता है, जो यूजर करता है, उसके लिए भी उपयोगी है। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। स्टेगानोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना इसका प्रयोग किया जाता है डेटा हाइडिंग के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो स्टेगानोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग डेटा को छिपाने के लिए किया जाता है, जिसमें जानकारी को इस तरह से छिपाया जाता है कि कोई यह जान भी ना सके कि कोई गुप्त संदेश या मैसेज भेजा गया है। इसलिए इसे बोला गया है डेटा हाइडिंग। हुआ क्लियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ईमेल मैसेज में BBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना, ईमेल में BBC का फुल फॉर्म होता है B फॉर ब्लाइंड, C फॉर कार्बन और C फॉर कॉपी। इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग तब करते हैं जब आप किसी को ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, लेकिन अन्य जो प्राप्त करता है को यह पता नहीं होना चाहिए कि वह व्यक्ति भी ईमेल प्राप्त कर रहा है, तब इसका यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हुआ क्लियर? एलन मस्क के सैटेलाइट का नाम क्या है? तो जो एलन मस्क है उसके सैटेलाइट का नाम है स्टारलिंक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टारलिंक जो है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जो लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट की मदद से काम करता है। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, वो दिया है ब्लू ओरिजिन। जो ब्लू ओरिजिन है ये एक्चुअली जेफ
बेजोस की कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रा और रॉकेट निर्माण काम करती है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ध्यान रखना, इसके जनक कौन है? इसके जनक है केविन एस्टन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था कब? 1999 को किया था। हुआ क्लियर? इसीलिए केविन एस्टन को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक के रूप में जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि जो IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या? तो ये एक्चुअली करता क्या है? जो आपकी स्मार्ट वॉच होती है, ठीक है, आपकी स्मार्ट वॉच जो है आपके स्वास्थ्य के डेटा को ट्रैक करता है, वही जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये करता क्या है? जैसे कि जितनी भौतिक वस्तु हो गई, जैसे कि घर हो गया, उपकरण हो गया, वाहन हो गया, का सेंसर का एक नेटवर्क होता है जिसमें सेंसर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जिससे वे इंटरनेट से ऐड होकर डेटा को इकट्ठा करता है और साझा करता है, जिससे वे स्मार्ट और इंटरेक्टिव बन सके। ठीक है, जैसे स्मार्ट होम डिवाइस, वेरिएबल गैजेट और औद्योगिक मशीनी। जैसे कि आपने देखा होगा जो सेंसर जो यूज हो रहा है वो एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके ही हो रहा है। जैसे आपका स्मार्ट वॉच आपने पहने, तो आपकी स्मार्ट वॉच जो है आपकी जो नसों में जो खून दौड़ रहा है उसको, नब्ज को पकड़ लेता है और आपका स्वास्थ्य कैसा है वो बताता है। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हुआ क्लियर? इसके जनक कौन है? तो वो है केविन एस्टन। 1999 इस शब्द की उत्पत्ति की थी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। IoT मॉडल कौन सा स्तर संचार प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होते हैं? तो इसका ध्यान रखना, इसके 4 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है कौन सा? वो होता है सेंसर डिवाइस का, दूसरा होता है कनेक्टिविटी का, तीसरा होता है डेटा प्रोसेसिंग का और चौथा होता है एक्शन का। ठीक है, जो दूसरा स्तर होता है जिसे कनेक्टिविटी या संयोजक कहते हैं, यह डिवाइस इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से डेटा को क्लाउड या अन्य डिवाइस पर भेजता है। तो इसमें क्या होता है? संचार और प्रोसेसिंग दोनों होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए स्तर 2 संयोजक यानी कि कनेक्टिविटी। हुआ क्लियर? यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्व अनुमान बनाने की एक विधि है। ये आप देखो सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैसे बताता हूं मैं आपको। ये ध्यान रखना कि ये एक तकनीक है जो उपयोगकर्ता के पिछले व्यवहार या पसंद को आधार बनाकर नई सिफारिश वो पेश करता है। जैसे कि आपने यूज किया होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ठीक है, वहां पे जो आपने पहले सर्च किया है, ठीक है, तो जो उसका AI है वो आपका टेस्ट जानता है और आपने दोबारा से उसे ओपन किया, ठीक है, और आप सर्च करने गए तो आपको सबसे पहले वही चीज दिखाएगा जो आपके पसंद की चीज थी पिछले सर्चिंग की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है? एक संयोगात्मक फिल्टरिंग है, यानी कि उसने पहले ही फिल्टर कर दिया कि आपको ये चीज पसंद है, पिछली बार आपने ये पसंद किया था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने फिल्टर कर दी कि और नई चीज जो आई है वो उससे इसका संबंध है, तो आप ये चीज ले लीजिए। यानी कि ये क्या है? संयोगात्मक फिल्टरिंग है। इसने वरीयता क्या बोला यहाँ पर? वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के हितों के बारे में स्वचालित पूर्व अनुमान बनाने की विधि है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। सोशल मीडिया अनुकूल क्या है? तो ध्यान रखना, सोशल मीडिया अनुकूल इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SMO, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से साझा और इंडेक्स किया जा सके। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक विजिबिलिटी, यानी कि लोग इसे देख सके। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, छोटा कंटेंट जिससे आसानी से अनुकृत किया जा सके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, जैक डोर्सी इसके आंसर है। ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन आपके 2024 के प्री में आ चुका है। जहां तक उसके आसपास ही जो एलन मस्क है उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था और ट्विटर वर्तमान में इसका नाम हो चुका है एक्स। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन करंट का था, परंतु ध्यान रखना कि जो ट्विटर संस्थापक कौन है तो वो है जैक डोर्सी। ठीक है, उन पेशेवर व्यवसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्क की साइट है जो अन्य पेशेवर से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो है लिंक्डइन। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने से पहले आप जो लिंक्डइन होता है, ठीक है, वहां पे अपनी आईडी बनाते हो और वहां पे क्या होता है, आपने जो जो करा है, ठीक है, आपने जो भी अपने जीवन में अचीव किया है, ठीक है, जॉब पर्पस से, वो सभी को वहां पे ऐड करते रहते हो। तो जैसे मान लो आपका कहीं पर एंट्री होने वाला है, तो जो एंट्री वाला होगा बंदा वो आपका लिंक्डइन में आपकी आईडी चेक करेगा। इसलिए यहां बोला गया है कि पेशेवर व्यवसायी लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्क साइट है, अन्य पेशेवर जुड़ना चाहते हैं जो। हुआ क्लियर? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लिंक्डइन होगा। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने किया था? तो ये सभी जानते हैं, ये किया था मार्क जुकरबर्ग ने किया था। ठीक है, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी में पूछ चुका है। यहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है साइंस का। कैसे? ये पूछ लेगा आपसे कि जो फेसबुक है उसका जो फेसबुक का जो कलर है वो ब्लू क्यों है? ब्लू इसलिए है क्योंकि जो मार्क जुकरबर्ग है इसे ब्लाइंड, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो इसे बीमारी है, जो कलर को पहचान नहीं सकता, इसलिए वो ब्लू को जानता है, इसलिए वो ब्लू को ही उसने एफबी कलर बनाया है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। यूपीआई P2P में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा होती है। तो पहले जान लीजिए कि यूपीआई क्या होता है। इसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। P2P का मतलब क्या होता है? P फॉर पर, टू पर, ट्रांजैक्शन इसका मतलब होता है, यानी कि P2 पर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजना। और वो बोल रहा है कि एक तिथि, यानी कि एक दिन में आप अधिकतम कितना पैसा सेंड कर सकते हो, तो वो है आपका 1 लाख रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा सही। आप किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए ही सेंड कर सकते हो एक दिन के अंदर। हुआ क्लियर? ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कुछ विशेष मामले होते हैं, ठीक है, जैसे कि आईपीओ, इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान आदि के लिए इसकी सीमा जो है 5 लाख तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः इसकी सीमा कितनी है P2P की? वो है 1 लाख। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक से बने होते हैं और नगद के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से डिजिटल रूप से लेन देन करने की सुविधा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें प्लास्टिक मनी कहते हैं। एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। अगर हम बात करें डिजिटल मनी की, तो ये क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद मुद्रा है जो यूपीआई, ई वॉलेट, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक करेंसी नोट, ये क्या होता है? तो कुछ देशों में प्लास्टिक से बने असली करेंसी नोट होते हैं, उसे कहते हैं प्लास्टिक करेंसी नोट। एक होता है डिजिटल करेंसी नोट, यानी कि यह एक काल्पनिक विकल्प है जो किसी अनाधिकृत ट्रम का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। खालिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या है जब कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदी करता है तब। इसका आंसर आपका बी और डी दोनों होगा। एक तो लेन देन की सुरक्षा, ठीक है, दूसरा खरीदी जा रही उत्पाद जो है उसकी गुणवत्ता। ये कैसी? ये दोनों की समस्या होती है, तो आप सिंपल सा आप टिक कर लेते, बड़ा इशू नहीं है इसमें। इंटरनेट ट्रेड के लिए खालिस्तान एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। क्या बोला है? नहीं है। तो कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है? वो है ऑप्शन बी, नेगोशिएशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो नेगोशिएशन होता है ना कि मोल भाव या बातचीत आमतौर पर एक पॉपुलर
मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में मूल्य आमतौर पर फिक्स होते हैं। आप देखा होगा कि आपने वहाँ पे देखा है कि मूल्य इतने का है तो आपको उतने का ही लेना पड़ेगा। नेगोशिएशन यानी वहाँ पे आप मोल भाव नहीं कर सकते, तो ये जो है पॉपुलर नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, प्रमोशन की, ठीक है, प्रमोशन क्या होता है, उत्पाद की जानकारी का आकर्षण का एक विज्ञापन। ठीक है, प्राइस क्या होता है, वो मूल्य कितने में बेचा जा रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या बेचा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तो जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वहां पे आप नेगोशिएशन यानी मोल भाव नहीं कर सकते, तो इसलिए बोला है कि क्या पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है ऑनलाइन में यानी इंटरनेट में। हुआ क्लियर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोमेशन और आर्किटेक्चर। जो ऑटोमेशन आर्किटेक्चर है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से संसाधन को स्वचालित रूप से जरूरत के अकॉर्डिंग बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर, तो यहाँ पे जो है आपके संपूर्ण यूनिट 9 के PYQ समाप्त होते हैं, जो 2012 से लेकर 2025 तक आपके आ चुके हैं। ठीक है, ये आपकी यूनिट 9 यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।